नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर मालवीय चौक पर किसानों ने अपने मोर्चे के झंडा ताले प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए तीनों कृषि कानून की वापसी की घोषणा पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा खुशी का जश्न मनाया। किसानों ने कहा कि आंदोलन तभी समाप्त होगा जब केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाएगी। इसी तरह पनागर क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर खुशियां जाहिर की और अखिल भारतीय ओबीसी महासभा SC/ST संयुक्त मोर्चा ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर की। इस कार्यक्रम में मुख्य उपस्थिति रही विवेक पटेल, अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन, रामराज पटेल, भारत सिंह यादव, एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल, डॉक्टर विनोद पटेल, दीपक यादव, धनेश पटेल, प्रमोद पटेल, प्रकाश पटेल, डॉक्टर पूरन पटेल आदि उपस्थित रहे। जो आज नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून वापस लिए हैं, अभी तो ये आधी जीत हुई है किसानों की। जब तक एमएसपी ये पूरी गारंटी नहीं बन जाती, हम लोग वहाँ से बॉर्डरों से उठने वाले नहीं हैं और ऐसे ही हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जबलपुर में भी आंदोलन किया जा रहा था आप लोगों के द्वारा जी। तो क्या यहाँ पे लोगों का क्या रुझान? अच्छा रुझान था यहाँ पर। वो तो 2022 के चुनाव में हम लोग यहाँ दिखा देंगे कि किसानों को जो इस तानाशाह सरकार ने हम लोगों को परेशान किया है ना, हम लोग अपनी वोट की राजनीति से इसका सर झुका देंगे पूरा। कहीं ये नहीं देखा जा रहा है कि ये कानून को वापस लेने के लिए यूपी के जो चुनाव आने वाले हैं और हरियाणा के चुनाव जो हार रही है शायद पोल के हिसाब से जो बताया जा रहा है, इसी के देखते हुए अब वो तो उनकी अंतरात्मा खुद झंझोर रही है। अभी जैसे 4 विधानसभाओं में चुनाव हुए थे, वो 3 जगह उनको बहुत करारी हार मिली है। इसी वजह से हार मिली है क्योंकि किसानों को उनने बहुत सताया है। अभी तक ऐसी निर्दयी सरकार हम लोगों ने नहीं देखी। आपका नाम? रामराज पटेल, भारतीय किसान संगठन, प्रदेश सचिव, जबलपुर। हाँ बताइए, आज आप लोगों ने प्रदर्शन यहाँ पे? आज हम लोगों ने जबलपुर की धरती पे जो तीनों काले कृषि कानून वापसी की घोषणा मोदी जी ने की है। पिछले 1 साल से किसान जो दिल्ली के दरवाजे पे बैठा था, तीनों काले कृषि कानून जो है रात के अंधेरे में लागू करने का काम किया भारत सरकार ने। और साल भर से किसान आंदोलन कर रहे थे काले कानून वापस करें और एमएसपी पे कानून बनाएं। मोदी सरकार अपनी हठ धर्मता पे अड़ी हुई थी। अब जब उसको लगा कि देश में जो स्थिति है किसानों के पक्ष में होते जा रही है और जो चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, वो किसानों के समर्थन में जा रहे हैं, जो चुनाव परिणाम है उन सब को डर के हम लोग मोदी सरकार ने ये जो कानून वापसी की घोषणा की है, इसको सदन में भी वापस होना चाहिए, एमएसपी पे कानून भी बनाना चाहिए। हम लोग इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक एमएसपी पे कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता और तीनों काले कानूनों को सदन के अंदर वापस नहीं लिया जाता। राम रतन यादव, संयुक्त किसान मोर्चा, जबलपुर। आज हमारे देश के किसानों को गौरव का दिन है और मैं उन शहीद किसानों को जिन्होंने इस लड़ाई में शहादत दी है उनको मैं सबसे पहले नमन करता हूं कि उनका बहुत श्रेय जाता है जो हमारे देश के किसान शहीद हुए किसानों की लड़ाई में। आज 3 काले कानून किसान विरोधी सरकार ने वापस लिए किसानों की लड़ाई में और मैं सभी को देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अनेक वर्गों ने अलग अलग क्षेत्रों में हर कस्बों में इस किसान की लड़ाई लोगों ने लड़ा और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के किसान में हम लोग सब लोग पनागर क्षेत्र, जबलपुर और मध्य प्रदेश में हम लोग लगातार लड़ते रहे, पदयात्राएँ करते रहे किसानों के समर्थन में। और इन्हीं देखते हुए आज सरकार ने डरी सहमी हुई है और किसानों के समर्थन में उनने वापस 3 काले कानून वापस लिए। और जैसा कि अभी रिजल्ट आए, पूरे भारत देश में 30 उपचुनाव हुए जिसमें भाजपा ने 3 चुनाव भर जीते हैं, उसका भी असर दिख रहा है। और अभी भोपाल में जो आदिवासी सम्मेलन हुआ था वो भी फ्लॉप था। आदिवासी क्षेत्र, हम उस दिन मंडला में थे जिस दिन वहाँ कार्यक्रम हुआ था, आदिवासी क्षेत्र लोग कह रहे थे, क्षेत्र के लोग, कि हम लोग भोपाल नहीं जाएंगे जब तक किसानों की लड़ाई चलती रहेगी, हमारा जंगल जमीन की लड़ाई चलती रहेगी। वो सभा फ्लॉप थी, उसका भी एक कारण था। और सब हमारे अनेक वर्गों के लोग इस लड़ाई में लड़े, छात्र लड़े, युवा मजदूर सब लड़े। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज बहुत खुशी का और असली दिवाली हम लोग की है। मैं प्रदेश सदस्य अखिल भारतीय ओबीसी महासभा इंद्र कुमार पटेल। अगला कदम क्या होगा? आप लोग आंदोलन समाप्त कर देंगे या क्या? अभी तो पूरा एमएसपी बाकी है, जो मिनिमम उनका प्राइस का मामला फंसा हुआ है। जो प्रमुख मांग है वो इन्हें ना मांग के जो किनारे की हमारी मांगें थी उनको माना है। और
भविष्य में ये आंदोलन और आगे चलेगा और बड़े दमखम के साथ चलेगा। सभी किसान भाई जिस बार सहयोग नहीं दे पाए वो अगली बार सहयोग देंगे, ऐसा हमारा उनसे आग्रह है। 3 कृषि कानून काले कानून वापस लेने की घोषणा की। उस संबंध में हम लोग ने यहाँ पे एक विजयी अभियान जो है छेड़ा है और हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये कृषि कानून संसद से वापस नहीं हो जाते और एमएसपी लागू नहीं होती। कलाम फाउंडेशन खितौली के द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सौजन्य से कटनी जिले के अंतिम छोर में स्थित खितौली में 1 दिसंबर को आयोजित होने वाली फिट खितौली मैराथन के तृतीय संस्करण में स्थानीय और देश के अलग अलग राज्यों के लगभग 4000 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक संजय सत्येंद्र पाठक, माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली पर्वतारोही भावना डेहरिया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर BS एन्नीगेरी और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल अनाउंसर डॉक्टर आदर्श तिवारी होंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की प्रसिद्धि रेंज खितौली में होने वाली इस मैराथन में कुल 6 वर्ग हैं, जिसमें 2 लाख से ज्यादा के नगद पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। 5 किलोमीटर की इस मैराथन के लिए सभी आयु वर्ग के लोगों में खासा उत्साह है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भावना डेहरिया से युवाओं को नई प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं पर्वतारोही भावना डेहरिया, माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर, भारत की माटी से जुड़े मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 1 दिसंबर को मैराथन आयोजित है, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने मैं आ रही हूँ खितौली में। हम सब साथ मिलकर दौड़ेंगे और भारत की गरिमा को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी देंगे। तो आइए 1 दिसंबर को खितौली में। जय हिंद, जय भारत। मैराथन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि यह राष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक है जिसमें देश के अनंत युवाओं का पुरुषार्थ झलकता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क की रेंज खितौली में 1 दिसंबर को आयोजित मैराथन में हम सभी दौड़ेंगे, भागेंगे, राष्ट्र की गौरवशाली परंपराओं की मशाल को लेकर। हम मिलेंगे 1 दिसंबर को खितौली में, जब अलग अलग राज्यों के प्रतिभागी एक साथ हजारों की संख्या में मैराथन में भाग लेंगे और जयघोष करेंगे जय हिंद का। मिलते हैं 1 दिसंबर को खितौली में। नमस्कार। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे देश की खेल संस्कृति में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में खितौली रेंज में मैराथन की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होगा और हमारे देश के युवा जो देश की अपार शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने हुनर से, अपनी शक्ति से हम सबका मन मोहने की कोशिश करेंगे और देश के अंदर एक खेलों के प्रति नई जागृति पैदा होगी। खितौली रेंज में होने वाले आयोजन को मैं भी बड़े जोश खरोश के साथ उसका अनुभव कर रहा हूँ और मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, बेस्ट ऑफ लक आयोजनकर्ताओं को और इस आयोजन समारोह को मैं अपने दिल से देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह राष्ट्रीय स्तर का जो मैराथन आयोजन होगा, ये हमारे पूरे देश के अंदर एक नया मैसेज देगा, एक नई फीलिंग देगा। उम्मीद करता हूं ये आयोजन एक सफल आयोजन के रूप में स्थापित हो। जय हिंद। जय मां वैष्णो देवी गौ सेवा और सामाजिक कल्याण समिति ने आज सेठानी घाट पर भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक और सभी सदस्य मौजूद रहे और समिति के कुछ सदस्यों को मां वैष्णो देवी की फोटो दी गई। हम मां वैष्णो देवी से कामना करते हैं कि कार्यक्रम हमेशा इसी तरह चलता रहे। खबर बाघों के सघन घनत्व और सरलता से बाघ दर्शन के लिए मशहूर बांधवगढ़ नेशनल पार्क से है, जहां वन्य प्रेमियों के लिए बुरी खबर आ रही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के धमोकर परिक्षेत्र के परासी बीट में है, जिसकी सूचना चौकीदार ने पार्क प्रबंधन को दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पार्क प्रबंधन की टीम ने मृत बाघ की पहचान T37 के रूप में की है, जिसकी उम्र लगभग 10 से 15 वर्ष बताई जा रही है। तो वहीं बाघ के मृत होने का कारण आपसी संघर्ष बताया जा रहा है, लेकिन किस बाघ से ये आपसी संघर्ष हुआ, इसकी जानकारी पार्क प्रबंधन को नहीं हो पाई। बहरहाल
बहरहाल 3 डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कर विशरे को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही बाघ के मृत होने का उपयुक्त कारण पता चल पाएगा। गौरतलब है कि विगत 1 वर्ष से बांधवगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में दर्जनों बाघों की मौत हुई है, जिसमें अधिकांशतः बाघों की हुई मौतों में प्रबंधन ने मौतों का कारण आपसी संघर्ष ही बताया है। गौरतलब है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में लगातार हो रहे बाघों की मौत की खबर वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ बांधवगढ़ आने वाले सैलानियों के लिए निराशा लेकर आती है। धमोखा रेंज है, पटासी एरिया, PF 145 में नर बाघ है। ये P37 इसका कोड है। ये जब सुबह सूचना मिली उसका चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि ये एक किल पहले है। उसी किल के चक्कर में दूसरा टाइगर भी यहाँ आया है, क्योंकि सुबह चौकीदारों का जब सूचना है कि वो दूसरा टाइगर भी भागते दिखाया गया है सुबह देखने पर, तो उस टाइगर की आपस में टेरिटोरियल फाइट है और उस पर इस टाइगर के यहाँ पर चोट भी है काफ़ी, तो उससे निश्चित उसका जो मुंह उस पर मारा होगा, उसने पकड़ा होगा, जिसके कारण इसकी डेथ हुई है। ये पहले भी इसको चोट लगी थी पहले कभी, उसके पैर में, उसका भी ट्रीटमेंट किया है, डॉक्टर ने किया था पहले, वो भी देखने को मिला कि क्या उसमें क्या, उसका सैंपल भी इन्होंने लिया है कि आगे उसमें उसके लिए है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो चोट का जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया था उसका क्या आज की स्थिति क्या रही है उसकी। बेसिकली ये टेरिटोरियल फाइट की या 2 टाइगर के बीच की लड़ाई का मामला बनता है। फिर भी सैंपल ले लिया है, सैंपल चेक करने के बाद फाइनल निर्णय दिया सकता है। दूसरा टाइगर सर कौन है जो जिसके साथ इसकी फाइट हुई? अब वो नहीं, वो यहाँ से भाग गया है वो, क्योंकि नीचे चौकीदार देखने भागते हैं, भाग गया, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। इसका नंबर मालूम था, मैं बताया है, इसलिए P37 है इसका। दूसरे टाइगर को भी चोट लगी होगी निश्चित रूप से। वो यदि होता तो भागता नहीं वो, ये कमज़ोर, ये इसका ये एज जो है 12-15 साल है, ये निश्चित से एज ज़्यादा है इसकी, वो यंग एज रहा होगा। थाना करेली के 2 पृथक पुलिस बल द्वारा 2 लग्जरी कारें और उनमें रखा हुआ 185 किलोग्राम गांजा, जिसकी बाजार में कीमत करीब 37 लाख रुपए है। प्रकरण की जानकारी देते हुए आज जिले के पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 20 नवंबर 2021 को सुबह 5 से 6 बजे के बीच उप निरीक्षक झारिया और स्टाफ जब रूटीन गश्त पर था तो एक सफेद रंग की अर्टिगा कार पुलिस का वाहन देखकर और सायरन सुनकर ड्रीमलैंड सिटी की तरफ गाड़ी मोड़कर छुपाकर गाड़ी खड़ी कर ली थी। उप निरीक्षक झारिया ने उस पर संदेह होने पर 2 राहगीरों को रोककर उनके समक्ष गाड़ी को चेक करने का फैसला किया। गाड़ी का नंबर CG 09JK 5827 था, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस की गाड़ी देखकर तीनों व्यक्ति बहुत घबरा गए थे। उप निरीक्षक झारिया ने स्टाफ की मदद से गाड़ी को घेराबंदी में लिया और उन तीनों से नाम पता आदि पूछा। तीनों व्यक्ति अलग अलग स्थान के रहने वाले थे और अधीक्षक शक होने पर गाड़ी खोलकर जब देखा गया तो गाड़ी से गांजे की तीखी गंध आ रही थी। अनुभव के आधार पर उप निरीक्षक झारिया और उनका स्टाफ उन व्यक्तियों के घबराने की वजह समझ गए और उसके बाद उन्होंने NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत गाड़ी की तलाशी ली। उसमें 20 अलग अलग पैकेट में 100 किलो गांजा रखा हुआ मिला, जिसे गवाहों की समझ नियमानुसार गवाहों की समझ जब्त किया गया। माल मिला है, कहाँ के थे, क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह? देखिए, आज सुबह करेली थाना के अंतर्गत 2 NDPS के केसेस यहाँ पर दर्ज हुए हैं। 2 अलग अलग जगहों से एक 2 गाड़ियों में कुल मिलाकर 185 किलो गांजा जो है जब्त किया गया है। इस गांजे की अभी जो वर्तमान में बाजार मूल्य जो करीब 37 लाख रुपए है। ये दोनों ही प्रकरण करेली थाना के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए हैं और इसमें कुल मिलाकर 6 आरोपी हैं। 3 आरोपी एक प्रकरण में हैं, 3 अन्य आरोपी एक प्रकरण में हैं। और इसमें सुबह एक चांस रिकवरी है और जो दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था एक इनोवा का, तो उसकी जब चेकिंग की गई तो उसमें 85 किलो गांजा मिला है। तो इस प्रकार ये दोनों प्रकरण यहाँ पे करेली थाना में पंजीबद्ध किए गए हैं। जो आरोपी हैं वो उसमें एक व्यक्ति उड़ीसा का है और 2 आरोपी इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के उनके ID कार्ड्स हैं। तो इस प्रकार जो है ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह भी हो सकता है और इस संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आज हम लोग इनका पुलिस रिमांड लेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद उनसे अग्रिम पूछताछ में जो भी खुलासा होता है वो आप कितने का माल है सर? कुल मिलाकर इसमें 37 लाख रुपए का गांजा है और 54 लाख रुपए की लगभग की व्हीकल्स। सर कहीं कनेक्शन इनका पता चला है कि कहाँ ले जा रहे थे, क्या था? गांजे के सर लगातार खबरें आ रही है, बड़ा लॉट पकड़ा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डिलीवर होना था सर ये? जी बिल्कुल, इस संबंध में अभी हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन होनी है कि कहाँ से ये लोग माल लेकर आ रहे थे और कहाँ से लोग ये गांजा सप्लाई कर रहे थे। तो उसके संबंध में हम पूरा नेटवर्क इनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और अन्य लोगों को भी जो है इसमें संबंधित धाराओं में ऊपर अपराध बनेंगे। तो ये नाम सर पुलिस
इसमें आईजी साहब के द्वारा जो है इनमें 10,000 रुपये का इनाम टीम को देने के लिए रिवॉर्ड दिया गया है, जो कि शीघ्र ही इनका आदेश होगा। सर गाड़ी की खुद के किराए के लिए सर कुछ जानकारी है? अभी इस संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हालांकि एक गाड़ी मालिक भी जो है इसमें आरोपी है, जो कि अरेस्ट हुआ है, और दूसरी गाड़ी के संबंध में अभी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। रतलाम के वेरखेड़ा गांव में एक भाई ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। मामला बीती रात का बताया गया है कि वेरखेड़ा गांव में जगराता धार्मिक आयोजन रखा गया था। इस दौरान देर रात आयोजन में शांतु और उसका भाई लक्ष्मण भी पहुंचे थे। नशे की हालत में शांतु ने लक्ष्मण को गुप्तांग पर लात मार दी, जिसके बाद लक्ष्मण ने दम तोड़ दिया। फिलहाल ये जानकारी लगाई जा रही है कि दोनों के बीच कोई विवाद हुआ था या फिर पुरानी रंजिश थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि सूत्रों से जानकारी में सामने आया है कि ये पूरी घटनाक्रम दोनों भाई के बीच हंसी मजाक बातचीत के दौरान हुई थी। है क्या कुछ मामला सामने आया है? आज रात के करीब 1:30 बजे की बात है। सूचना मिली थी कि लक्ष्मण पिता भूरिया है और इसके भाई के उसके चाचा का लड़का है शांतु, पिता रमेश भूरिया है। रात को गांव में रात्रि का कार्यक्रम था, तो जहां पर शांतु है इसने शराब के नशे में लक्ष्मण को गई गुप्तांग के पास में लात हाथ मार दी, जिस बात को लेके उसकी डेथ हो गई है। मौके पे जाके मृतक के शव को रतलाम जिला अस्पताल लाए हैं। PM कराया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कुछ कार्यक्रम वगैरह था इनके घर पे? वहाँ गांव में रात्रि जगह कार्यक्रम था। गांव में रात्रि जगह वगैरह का कार्यक्रम रखते हैं लोग। जी, तो इनका क्या कुछ परिवार का कनेक्शन क्या कुछ? परिवार का नहीं, दूसरे समाज का ही था। इनके समाज का कार्यक्रम पूरे गाँव में कार्यक्रम था, उसी के अंदर ये घटना। जी जी। ओके सर। शनिवार को पत्रकार मीडिया परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम जी व्यास और जिला अध्यक्ष संजय जी चौहान की अध्यक्षता में सर्किट हाउस पर संपन्न हुई, जिसमें पत्रकार मीडिया परिषद की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और संगठन की आगामी कार्य योजना तय की गई, जिसमें आगामी दिनों में पत्रकार मीडिया परिषद के बैनर तले पत्रकारों के हितों के लिए एक बड़ा आयोजन प्रदेश मुख्यालय भोपाल में आयोजित करने पर विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद पत्रकार मीडिया परिषद के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। बैठक में BL गुप्ता, जीवन सांखला, विजय रेटूदिया, पंकज निडर, महेश अरोड़ा, देवीलाल गुर्जर, मुकेश नील, दिलीप श्रीवास्तव, मुकेश मेहर, श्याम अठेला, रमेश सोनी, पवन जादौन, शिवम मेहर आदि पत्रकारगण मौजूद थे। बैठक का संचालन पंकज निडर ने किया। आभार प्रदर्शन रमेश सोनी ने किया। आपका क्या कहना है? पत्रकार मीडिया परिषद में मध्य प्रदेश में लगातार भ्रमण चल रहा है और पत्रकार मीडिया परिषद में मध्य प्रदेश का मुझे प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व मिला है, मैं आज पत्रकारों के हित की जो मांगे को लेकर के शासन प्रशासन और राजनीतिक दल के नेताओं और मंत्रियों से अवगत करवाना चाहूँगा कि हमारे पत्रकारों की कुछ 8 मांगे हैं जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, ये इस पर अमल करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुखिया जी ने सारे विभाग अपने मंत्रियों को वितरण कर दिए हैं, लेकिन जनसंपर्क विभाग अभी मुखिया जी ने अपने पास रखा है। तो मैं मुखिया जी से कहना चाहूँगा कि जनसंपर्क विभाग अगर आपके पास में है तो निश्चित ही पत्रकारों के हित के लिए, जो अभी कुछ समय पत्रकारों के हित के लिए आपने जो घोषणा की गई है, केवल पेपर की सुर्खियों के लिए घोषणा की गई है या फिर उस पर अमल किया जाए, क्योंकि आपकी घोषणा के बाद में ना तो किसी जिले के अधिकारी अमल कर रहे हैं और ना ही किसी तहसील के अधिकारी अमल कर रहे हैं। इसलिए मैं पत्रकारों के हित की मांगों को लेकर के मध्य प्रदेश के समस्त पत्रकारों को एकत्रित करके मध्य प्रदेश भोपाल में सबसे बड़ा अधिवेशन 2022 जनवरी माह में किया जाएगा, ताकि पत्रकारों की मुख्य 8 मांगों को लेकर के हमें मनवाना है और पत्रकारों के ऊपर जो अत्याचार, दुराचार और अभद्र व्यवहार हो रहा है, इसके लिए हम लड़ेंगे और इनको हक की लड़ाई दिलवाएंगे। और हम पत्रकारों की हक की लड़ाई के लिए यदि हमें रोड पे भी आना पड़े तो पत्रकार मीडिया परिषद तैयार है कि रोड पे भी आएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।